ऋग्वेद में शासन की राजतंत्रात्मक तथा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है। अगला फैक्ट, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई जन कहलाती थी। जन के शासक को राजा कहा जाता था। अगला फैक्ट, ऋग्वेद के अनुसार राजा का निर्वाचन होता था। अगला फैक्ट, राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सभा तथा समिति नामक राजनीतिक संस्थाएं होती थीं। अगला फैक्ट, ऋग्वेद में चार प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। चार प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। हेडिंग के रूप में लिखेंगे, नंबर 1 विदथ, बहुत महत्वपूर्ण है, विदथ। इसके सामने लिखिए,
यह आर्यों की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऋग वैदिक आर्य जब अपने आरंभिक दौर में थे तो जो पंचायत आदि के माध्यम से अपने राजनीतिक मामले देखते थे तो उस पंचायत को विदत कहा जाता था, है ना। नंबर 2, सभा। लिखिए, इस राजनीतिक संस्था के सदस्य सामान्यतः कुलीन वर्ग के लोग तथा वृद्ध जन होते थे। इसकी तुलना वर्तमान राज्यसभा से की जा सकती है। ठीक है। नंबर 3, समिति। लिखिए, समिति के सदस्य के रूप में जन सामान्य को शामिल किया जाता था। इसकी तुलना वर्तमान समय की लोकसभा से की जा सकती है। नंबर 4, गण। लिखिए, गण का तात्पर्य वर्तमान समय की ग्राम पंचायतों से है। ठीक है। अगला फैक्ट, ऋग्वेद में ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है।
पूर्ण विराम उसी में आगे, प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छापूर्वक उपहार स्वरूप दी गई वस्तुएं बलि कहलाती थीं। बलि के बदले राजा प्रजा के सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ठीक है, ठीक है। अगला फैक्ट, लिखिए, पुरोहित कामा सेनानी, ब्रैकेट में लिखिए सेनापति। सेनानी का मतलब सेनापति। ग्रामणी, ग्रामणी का मतलब आप सब जानते हैं, हमने आपको लिखवाया है ना। कामा सूत, सूत, ब्रैकेट में लिखिए सूत का मतलब रथ हाँकने वाला। राजा का जो रथ हाँकता था, रथ हाँकने वाला। कामा रथकार, ब्रैकेट में लिखिए रथ बनाने वाला। कामा कर्मरा, कर्मरा देख कर लिखिए, इसका अर्थ ब्रैकेट में लिखिए धातु कर्मी, यानी धातु से वस्तुएं बनाने वाला, है ना। धातु कर्मी। कामा इत्यादि, इत्यादि राजा के प्रमुख पदाधिकारी थे। राजा के प्रमुख पदाधिकारी थे। पूर्ण विराम उसी में आगे, इनमें से पुरोहित का स्थान सर्वोच्च था। पुरोहित का स्थान सर्वोच्च था। ठीक है। अगला फैक्ट, ऋग्वैदिक काल में राजा के पास, ऋग्वैदिक काल में राजा के पास अस्थाई सेना नहीं होती थी। अस्थाई सेना नहीं होती थी। पूर्ण विराम उसी में आगे, युद्ध के अवसर पर
कबीले के लोगों को एकत्र करके एक नागरिक सेना को क्या कहा जाता है? ब्रैकेट में लिखिए, मिलिशिया का गठन कर लिया जाता था ठीक है। अगला फैक्ट, ऋग वैदिक जन का मतलब ऋग वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई। जैसे आज राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई राज्य है ना, भारत एक राज्य है, पाकिस्तान एक राज्य है, बांग्लादेश एक राज्य है, चीन एक राज्य है। तो आज जिसे आप राज्य कहते हो, ऋग वैदिक काल में उसे जन कहा जाता था। तो वाक्य लिखिए, ऋग वैदिक जन आपस में युद्धरत रहते थे, यानी लड़ते रहते थे। ऋग्वेद के, बहुत महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। दासराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी का मतलब रावी नदी, कल हमने आपको लिखवाया था। परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध राजा सुदास तथा राजा दिवोदास के बीच हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। राजा सुदास भरत वंश के राजा थे। भरत वंश, राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे।
समझ में आया? राजनीतिक व्यवस्था के तहत इतनी ही बातें आपको बताना था। ठीक है, अब चलिए हम लोग सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। हेडिंग बनाइए सामाजिक व्यवस्था। पहले हम उसे आपको समझाएंगे, उसके बाद लिखाएंगे। ठीक है, देखो भैया, जो ऋग वैदिक समाज है, ठीक, वह अस्थाई है। वहां कुछ भी स्थिर नहीं है। इनके समाज की प्रत्येक व्यवस्था परिवर्तनशील है। ठीक है, जो ऋग वैदिक आर्य थे वह घुमंतु थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वह पशुचारक थे। कैसे थे? पशुचारक थे। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी इनका समाज समता मूलक था। कैसा था? समता मूलक था। इनके समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता था। ठीक, इनका समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। इसका मतलब परिवार का मुखिया पिता होता था, माता नहीं होती थी। ठीक है, इनके समाज में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। कई पीढ़ियों के लोग, और उससे बढ़कर मातृपक्ष तथा पितृपक्ष दोनों एक साथ एक ही घर में निवास करते थे। इनके समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। और वर्ण व्यवस्था के आधार पर इनके समाज में कुल 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो वर्ण का आधार था, ये व्यवसाय चयन था। वर्ण का आधार क्या था? व्यवसाय चयन। जिस व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुचि अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करने, यज्ञ कराने, दान देने, दान लेने में होती थी, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। जिस व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुचि शासन प्रशासन, युद्ध करने आदि में होती थी, उसे क्षत्रिय कहा जाता था। जिस व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुचि उत्पादन कार्यों में होती थी, वो वैश्य वर्ण का कहलाता था। और जो स्वयं सेवक होते थे, उन्हें शूद्र वर्ण का कहा जाता था। अच्छा, इनकी वर्ण व्यवस्था प्रगतिशील थी। एक ही माता पिता से उत्पन्न 4 संतानें 4 वर्ण की हो सकती थी। आज कोई शूद्र वर्ण में है, यदि उसमें योग्यता, क्षमता, रुचि विकसित हो जाए तो वह ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य वर्ण में शामिल हो सकता था, है ना? चारों वर्णों को एक समान समझा जाता था, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था। ठीक है, इनके समाज में विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता था। बाल विवाह नहीं होता था।
सामान्यतः 16 से 17 वर्ष की अवस्था में विवाह होता था। दहेज प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, लिंग भेद नहीं था। लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था, यज्ञोपवीत धारण करती थी। लड़कों की भांति लड़कियां भी गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में कई महिलाओं का उल्लेख है, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावरी, विश्वारा, ऐसी विदुषी महिलाओं का जिन्होंने ऋग्वेद के ऋचाओं की रचना की थी, है ना। ऋग्वैदिक काल में कुछ ऐसी भी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो जीवन पर्यंत अध्ययन अध्यापन में रत रहती थी। ऐसी महिलाओं को अमाजूह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजूह, यानी कि ऐसी महिला जो जीवन पर्यंत अध्ययन अध्यापन का कार्य करे, विवाह करके गृहस्थ आश्रम में न आए, उसे अमाजूह कहा जाता था। सभा समिति विदग्ध गण प्रत्येक में महिलाएं भी सदस्य के रूप में शामिल होती थी। महिलाएं भी युद्ध क्षेत्र में जाती थी, युद्ध में शामिल होती थी, युद्ध में सहयोगी की भूमिका अदा करती थी। ठीक है। कहने का आशय यह है कि इनके समाज में महिलाओं को भी पुरुषों के ही समान लगभग समस्त अधिकार प्राप्त थे। दो क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकार नहीं प्राप्त था। एक, उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं था, यानी राजा बनने का अधिकार नहीं था। और दूसरा, संपत्ति में अधिकार नहीं था। राजा बनने का अधिकार इसलिए नहीं था कि देखिए, जो राजपद होता है, राजा का पद होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। महिलाओं को राजा इसलिए नहीं बनाया जाता था क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई, ये जो ऋग्वैदिक कार्यों का समय है ना, ये संघर्ष का समय है। ये हमेशा आपस में युद्धरत हैं, राज्य निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, साम्राज्य विस्तार का ये दौर है ना। तो ऋग्वैदिक राजा हमेशा युद्धरत रहता था। अगर कोई महिला राजा होगी, एक बार सोचे, महिलाओं के जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं, जैसे जब वो मां बनती हैं, गर्भवती होती हैं, तो कुछ समय ऐसा होता है कि वह युद्ध जैसे कार्यों का संचालन नहीं कर सकती, है ना। अब युद्ध तो उस अवसर पर रुकेगा नहीं, और उस समय युद्ध का संचालन राजा ही करता था, और वो समाज, पूरा समाज संघर्षरत था, युद्धरत था। इन्हीं कारणों से महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, यानी कि सिर्फ राजा बनने का अधिकार नहीं था, बल्कि राजनीतिक संस्थाओं में सदस्य के रूप में शामिल होती थी। रही बात दूसरा, संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं था, तो देखिए, उस कालखंड में आर्यों की संपत्ति का मूल भाग पशु थे। पशु मुख्य संपत्ति माना जाता, पशुपालन ही मुख्य धंधा था। और इसमें भी वही बात लागू होती है कि जैसे अगर उनकी वो संपत्ति मान ली जाए, तो पशुपालन तो लोग पशुचारण करते थे, पशुओं को चराते थे। और पशु चराना एक फिजिकल वर्क था, है ना। इसमें भी वही बात है कि एक कालखंड ऐसा आता है महिलाओं के जीवन में कि वो पशु नहीं चरा सकती, तो फिर उनका वो जो संपत्ति है उसका क्या होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है उस समय कि चलो ठीक है, पुरुष ये कार्य कर लेता, उसके बदले नहीं कर सकता था।
क्योंकि उसकी भी अपनी वो संपत्ति होती थी, तो अपना ही देख ले यही बहुत बड़ी बात होती थी, अन्यों का देखना संभव नहीं था। ठीक है, तो यही कारण था। बाकी यदि हम इनके समाज में खान पान की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, लेकिन गाय का मांस नहीं खाया जाता था, क्योंकि गाय को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया है, यानी इसका वध ना किया जाए। ठीक है, ये लोग, यदि हम वस्त्र आभूषण की बात करें, अच्छा खाद्यान्न की यदि बात करें, तो ऋग्वेद में एकमात्र खाद्यान्न जौ का उल्लेख मिलता है। गेहूं, चावल, नमक जैसे खाद्यान्नों का उल्लेख नहीं मिलता, तो वही मुख्य खाद्यान्न था। ठीक है, सोम रस इनका मुख्य पेय था। सोम रस सुरा नहीं है, शराब नहीं है। ऋग्वेद में सुरापान की निंदा की गई है, सोम रस के पान की प्रशंसा की गई है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या हैं हम कुछ नहीं बता सकते, है ना। ऐसा कहा जाता है कि मूजवंत पर्वत पर एक लता होती थी, उसी लता के पत्ते तोड़कर पीसकर सोमरस तैयार होता था। अब वो क्या है ईश्वर जाने, आज तो नहीं है, ये पक्का है ना। अगली बात, यदि हम इनके वस्त्र की बात करें तो सूत निर्मित, ऊन निर्मित और मृग चर्म से निर्मित वस्त्र पहनते थे, स्त्री और पुरुष दोनों। आभूषण की बात करें तो देखो भैया, ऋग्वेद में चांदी और लोहा धातु का उल्लेख नहीं मिलता, तो चांदी और लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं के आभूषण बनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। ठीक है, मूलतः दो आभूषणों का उल्लेख मिलता है, रुक्म और निष्क। ये दोनों स्वर्ण निर्मित आभूषण हुआ करते थे। ठीक है, यदि हम इनके मनोरंजन की बात करें तो रथ दौड़ माने रथ दौड़ाना, घुड़दौड़ माने घोड़ा दौड़ाना, गीत संगीत, पासा खेलना, मल्ल युद्ध, ये इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे, है ना। तो समाज के अंतर्गत इतनी ही बात आती है, थोड़ा सा कुछ लिखिए। बोलें, ऋग्वैदिक समाज अस्थाई, पशुचारक, यहां लिख रहा हूं शब्द देखना, कबीलाई, कबीलाई का मतलब कबीले में रहने वाला, कबीलाई, तथा समता मूलक था, समता मूलक था। अगला फैक्ट, समाज की सबसे छोटी इकाई गृह कहलाती थी। गृह, गृह का मुखिया गृहपति कहलाता था। अगला फैक्ट, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था।
अर्थात अर्थात घर का मुखिया पिता होता था। अगला फैक्ट, ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। कई पीढ़ियों के लोग कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। मातृपक्ष तथा पितृपक्ष मातृपक्ष तथा पितृपक्ष के लोग एक ही घर में निवास करते थे। अगला फैक्ट, ऋग वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। जिसका आधार व्यवसाय चयन था। व्यवसाय चयन था। अगला फैक्ट, ऋग वैदिक समाज में चार वर्ण थे। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। अगला फैक्ट, अगला फैक्ट, एक ही परिवार के 4 सदस्य अलग अलग वर्ण के हो सकते थे। तथा वर्ण परिवर्तन किया जा सकता था। अगला फैक्ट, चारों वर्णों के लोग समान समझे जाते थे। अगला फैक्ट, ऋग वैदिक काल में विवाह को विवाह को
पवित्र संस्कार माना जाता था। बाल विवाह नहीं होता था। बाल विवाह नहीं होता था। सामान्यतः 16-17 वर्ष की अवस्था में विवाह होता था। समान वर्ण में, यानी ब्राह्मण का ब्राह्मण से, समान वर्ण में तथा अंतरवर्णी दोनों प्रकार का विवाह होता था। अंतरवर्णी दोनों प्रकार का विवाह होता था। अगला फैक्ट, अंतरवर्णी विवाह के दो प्रकार थे। नंबर एक, थोड़ा हेडिंग के रूप में लिख रहा, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह। अब हम इसे आज की तरह समझाने के लिए हम उदाहरण दे रहे हैं। उस समय ना तो किसी वर्ण को उच्च और ना ही किसी वर्ण को निम्न माना जाता था, सबको समान माना जाता था। यदि हम आज की डेट में बात करें, लड़का उच्च वर्ण का और लड़की निम्न वर्ण की हो तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। और दूसरा था प्रतिलोम विवाह, यदि लड़की उच्च वर्ण की हो, लड़का निम्न वर्ण का हो। है ना, बात समझ में आई? तो अनुलोम विवाह के सामने लिखिए, लड़का उच्च वर्ण का तथा लड़की निम्न वर्ण की। नंबर दो, प्रतिलोम विवाह। इसके सामने लिखिए, लड़की उच्च वर्ण की तथा लड़का निम्न वर्ण का। ठीक है, अगला फैक्ट, ऋग वैदिक काल में दहेज प्रथा नहीं थी। लेकिन लड़की की विदाई के समय उपहार दिया जाता था। उपहार दिया जाता था, जिसे वहतु कहा जाता था। वहतु। अगला फैक्ट, ऋग वैदिक काल में
महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। लिंग भेद, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयां नहीं थी। लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। इसलिए लड़कियां भी गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में नाम लिखाऊंगा 5-6। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावरी, विश्वारा, इत्यादि इत्यादि विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। अगला फैक्ट, जीवन पर्यंत अध्ययन अध्यापन करने वाली महिलाओं को अमाजूह कहा जाता था। अमाजूह कहा जाता था। अगला फैक्ट, ऋग्वैदिक काल में पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बहुपति प्रथा, समझ रहे हो ना? जैसे बहुपत्नी प्रथा, एक पत्नी के जीवित रहते दूसरा तीसरा चौथा विवाह कर लेना, ऐसे ही बहुपति प्रथा, एक पति के रहते दूसरे तीसरे पति से विवाह करना, बहुपति प्रथा। तथा नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा को समझा देता हूं।
जैसे यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए और वह संतान विहीन है, तो संतान प्राप्ति हेतु अपने देवर जैसे रिश्तेदारों के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी। इसी को नियोग प्रथा कहा जाता था। चलिए, थैंक यू। शेष जो बातें हैं सामाजिक व्यवस्था की, उसे हम आपको कल लिखाएंगे, है ना। कल ये समाप्त हो जाएगा ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल बचेगा, वो छोटा है। चलिए।